दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद मी जैन। और एक ऐसी खबर जिसके ऊपर कोई भी हमारा इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा। इंडियन मीडिया में सिर्फ यही दिखाया जा रहा है जिसको बोलते हैं कि रोना और धोना उनका लगा हुआ है कि मोदी जी ने और योगी जी ने जो ये पॉलिसी बनाई है कि सभी को अपने दुकानों के ऊपर अपने नाम लिखने पड़ेंगे, अपना लाइसेंस की जो वो है नंबर है वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद बस इंडियन मीडिया इसी में लगा है कि मोदी जी ने जानबूझकर हिंदू मुसलमान कर दिया। और भाई मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कोई भी हिंदू इस बात से नाराज नहीं है कि मुझे अगर अपना नाम ऊपर लिखना पड़ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मुसलमानों को प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने हमारे नाम के ऊपर ही अपनी दुकान खोली होती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। बस इंडियन मीडिया इसी के ऊपर बात कर रहा है। जो मेजर मुद्दे हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटेग्रिटी के ऊपर है, उन्हें कवर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहां से पैसे मिलते हैं उसी की भाषा बोलनी पड़ती है। इन सब के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है और मोदी जी इसके लिए क्या करने वाले हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे संजीव जी के साथ। सर, जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। सर, ये जो न्यूज आई है, न्यूज तो नहीं आई है क्योंकि इंडियन मीडिया में न्यूज नहीं है। ये न्यूज हमें मिली है जापान से। और जापान हमें बता रहा है, उनकी इंटेलिजेंस बता रही है कि अभी हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स खरीदे हैं चाइना से और वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो हमले कराने की फिराक में है। यानी कि अभी जो हमने 10-15 हमले देखे हैं वो उग्रवादियों की तरफ से हुए हैं। लेकिन आगे चाइना ने पाकिस्तान को बोल दिया कि अपने उग्रवादी भेजने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम होता है खराब पूरी दुनिया में। तुम सिर्फ टेररिज्म को इंक्रीज करो, जेएनके में टेरर को इंक्रीज करो, ना कि टेररिज्म को। टेरर इंक्रीज करो, आर्मी के लोगों को मारो और हमारे ड्रोन्स को यूज करो। सर, ये मुद्दा क्या है? सुमित जी, आपकी इंफॉर्मेशन एकदम ठीक है कि जापान ने हमारे साथ इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर करी है, जिसमें उन्होंने इस बात का उजागर करा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान से बहुत सारे ड्रोन अटैक्स इंडिया के ऊपर होने वाले हैं। देखिए, अभी तक पिछले हम कुछ समय से ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने फिर से सर उठाया, बट अब की बार कश्मीर वैली में आतंकवाद सर ना उठा सका, क्योंकि वहां पे पहले से ही बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद है। वहां पे पहले से ही उनको बहुत ज्यादा घेर घेर के रखा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा कि सॉफ्ट टारगेट जो था साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो कि जम्मू रीजन का था, उसके उस एरिया के अंदर उन्होंने अटैक्स करने शुरू कर दिए। और रिसेंट अटैक्स में हमने देखा गया कि कई सारे इंडियन सोल्जर्स की मौत भी हुई है। जैसे कठुआ के अंदर 5 इंडियन सोल्जर्स मारे गए आर्मी ट्रक के अंदर। कुलगाम में हमारे 2 सोल्जर्स मारे गए और साथ में हमने 6 टेररिस्ट को भी एलिमिनेट करने की कर पाए वहां पे हम। और गांधो में 3 टेररिस्ट मारे गए। रेसई में टेररिस्ट अटैक हुआ बस के ऊपर। 10 जो यात्री थे, पिलग्रिम थे, वो जो इसमें वैष्णो देवी श्राइन, वैष्णो देवी श्राइन की तरफ जा रहे थे, वहां से रास्ते में मार दिए गए। तो मगर अब जो थ्रेट जो आने वाला है ना, शायद इससे भी खतरनाक रहेगा, क्योंकि ये जो थ्रेट होगा ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के थ्रू होगा, जो कि ड्रोन होगा, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन जो होगा उसके जरिए होगा। ये ड्रोन बेसिकली पाकिस्तान को चाइना के जरिए सप्लाई के लिए करे जाएंगे। और हमने एक चीज पहले भी देखी कि जून 2021 में जो ड्रोन से अटैक करा गया था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे, उससे काफी नुकसान हुआ था। और फिर ड्रोन को लगातार हम उड़ते देखते भी हैं जो बॉर्डर के नजदीक में। बेसिकली ड्रोन्स के जरिए जो होते हैं, ये जो वहां के आतंकवादी संगठन है या आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी है, वो बेसिकली क्या करती है कि इंडियन साइड के ऊपर आर्म्स की स्मगलिंग कराने की कोशिश करती है और ड्रग्स भिजवाने की कोशिश करती है, फेक करेंसी नोट्स भिजवाने की कोशिश करती है। बट अब शायद हो सकता है कि ड्रोन के जरिए वो डायरेक्ट अटैक भी कराने की कोशिश करे और बमबारी भी करने की कोशिश करे, इस टाइप की हरकत करने की कोशिश करेगी, नॉन इंटेंसिटी वॉरफेयर करने की कोशिश करेगी। अच्छा, ड्रोन्स को ही क्यों इस्तेमाल में लिया जाता है कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि ड्रोन जो होते हैं कॉस्ट इफेक्टिव है, कम कीमत में बन जाते हैं और इसमें किसी इंसान की मौत नहीं हो पाती। अब एक चीज और देखिए ना सुमित जी, जैसे कि पाकिस्तान ने कई सारे आतंकवादियों को हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर घुसाने में कामयाब हुए हैं। और वो दो करके नीचे आते हैं, आर्मी के 2-4 लोग मारते हैं, फिर वापस पहाड़ी पे वापस चले जाते हैं, छुप जाते हैं। और फिर इंडियन आर्मी उनको धीरे धीरे करके एलिमिनेट करने की कोशिश करती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है। तो इससे क्या है, पाकिस्तान की वर्ल्ड ओवर जो है ना बड़ी बदनामी होती है कि उनको वो हाईलाइट हो जाती है कि उन्होंने अपने टेररिस्ट को अपनी ही लैंड के ऊपर ट्रेन करके इंडियन लैंड में भेज के यहाँ पे उन्होंने अटैक करा के निर्दोष लोगों की हत्या करवाई है। तो बेसिकली
अगर वो इंसान की जगह पे अगर ड्रोन भेजेंगे, शायद वो एक टेररिस्ट से भी ज़्यादा नुकसान करने की वो ड्रोन हैसियत रखेगा। तो बेसिकली जो ये जो ड्रोन्स है ये एआई के थ्रू भी कंट्रोल करे जा सकते हैं। वो ड्रोन्स जो है टारगेट को आइडेंटिफाई करके उसको उसको बमबारी भी कर सकते हैं। और जैसे अपना 2021 में जैसे मैंने भी बताया था कि जम्मू एयरफोर्स बेस पे जो लश्कर ए तोयबा का ड्रोन इस्तेमाल करा था, उसने एआई का यूज करके आईईडी अटैक करा था यहाँ पे। तो इस तरह की कई चीजों को इस्तेमाल करा जाता है इस टाइप के लो इंटेंसिटी वॉरफेयर के अंदर। सर मैं तो देख रहा हूँ कि जो ये अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर, वो ड्रोन्स के थ्रू हो रहे हैं। यही काम हमास ने किया था इसराइल के साथ, यही काम यूक्रेन भी कर रहा है रशिया के साथ। यानी कि अब आगे जाकर जो लड़ाई होगी वो ड्रोन से होगी, ये तो बात समझ आती है। भाई उन्होंने आपके ऊपर ड्रोन से हमले करवाए हैं, आपको कौन रोकता है पाकिस्तान में जाकर हमले करने का? क्या आपके पास वो ड्रोन्स नहीं है? भाई अगर आप देखेंगे कि मोदी जी ने 2 साल पहले बोला था कि ड्रोन्स अब भारत खुद डेवलप करेगा। 100 से ज्यादा तो स्टार्टअप सिर्फ ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने वाले भारत में आ गए हैं। तो अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर 2-4 ड्रोन्स भेजकर हमले करवाने की कोशिश कर रहा है, हम 1000 ड्रोन नहीं भेज सकते क्या? क्या भारत के पास इतनी ताकत नहीं है कि उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए? सुमित जी, आज की डेट में तो भारत के पास शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा क्षमता है ड्रोन्स को बनाने की और उसको बॉर्डर के पार भेजने की भी। बट ये विल पावर का मामला है कि अगर विल पावर गवर्नमेंट के पास है तो ये काम कर सकती है। अगर पाकिस्तान में किसी भी किस्म के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो हमें भी फॉलो करने की क्या जरूरत है? मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है। हाँ, रही बात पाकिस्तान की जो ड्रोन की जो टोटल टेक्नोलॉजी है, बेसिकली टर्की और चाइना की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वहीं से उनको ये टेक्नोलॉजी भी मिलती है और ड्रोन भी बने बनाए मिलते हैं। और इंडिया की जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की या ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, बेसिकली वो इजराइल और यूएसए की टेक्नोलॉजी पे बेस है। तो हमें जो भी टेक्नोलॉजी मिलती है वहां से मिलती है। बाकी आपकी बात सही है कि इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं जो कि ड्रोन और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड व्हीकल के ऊपर, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर काफी सारा काम कर चुके हैं। और कमर्शियल लेवल पे उनको उनको सेल भी कर रहे हैं और डिफेंस को भी बना के दे रहे हैं। डिफेंस हमारी जो आर्म फोर्सेस को भी बना के दे रहे हैं वो। तो हमारे पास क्षमता की आज की डेट में किसी भी किस्म की कमी नहीं है। सिर्फ क्षमता की कमी अगर है तो विल पावर की, उसको इस्तेमाल करने की, उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की। मुझे लगता है आपको या मुझे दोनों में से किसी को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दीजिए, उसके बाद विल पावर दिखा देंगे कि विल पावर क्या है। मुझे लगता है ऐसा ही को काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, जो ये ड्रोन्स हैं, जब बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वहां पर फेंसिंग है, वहां पर सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं, वो भी इस ड्रोन को पकड़ नहीं पाते। जैसे अब एयरपोर्ट्स हैं, वहां पर सिस्टम लगा होता है, अगर कोई भी ड्रोन से वहां पे जाने की कोशिश करेगा तो उसे न्यूट्रलाइज यानी कि उसको तबाह कर दिया जाता है 1 सेकंड के अंदर, ताकि किसी भी प्लेन को नुकसान नहीं आए। लेकिन यहाँ पर पूरे बॉर्डर के ऊपर ये सर्वेलेंस सिस्टम क्या भारत नहीं लगा सकता? इट इज वेरी इजी। मैं देखा तो चाइना के अंदर कोई भी आदमी अपने ड्रोन से या कुछ भी करने की कोशिश करेगा, इतना बड़ा बॉर्डर है, भारत से 3 गुना बड़ा साइज है, 18 कंट्रियां लगते हैं। और भाई हमारे तो यहाँ पे 2-3 कंट्री लगते हैं, हमें ना बांग्लादेश हमारे कंट्रोल में है, ना नेपाल है, ना चाइना है, ना पाकिस्तान है। चाइना के यहाँ पर 17-18 कंट्रीज हैं, सारे कंट्रोल में है, एक भी मच्छर बॉर्डर को पार नहीं कर पाता है। ऐसा क्या चक्कर है कि भारत नहीं कर पाता सर? सुमित जी, देखिए, हम सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द हम कुछ लफ्जों में समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप की चीज जो है हवा में उड़ती हुई एक रडार डिटेक्ट कर लेता है। जितने भी हमारे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं वो हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो उड़ते हैं। अगर वो रडार के दायरे के अंदर आए थे, वो उनको आइडेंटिफाई करा जाता है और उसी के साथ साथ ही जो ग्राउंड पे जो हमारे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगे होते हैं वो वहां से फायरिंग शुरू कर देते हैं और वो उसको बेसिकली उस एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। या जो फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ जाते हैं वो भी जाकर उन एयरक्राफ्ट को डॉग फाइट में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मगर जो छोटे ड्रोन होते हैं, मतलब ड्रोन इतने छोटे भी हो सकते हैं कि शायद कुछ फुट के ही हो, 2 फुट में 2 फुट के हो, 4 फुट में 4 फुट के हो, 8 फुट में 8 फुट के हो, छोटा सा पेलोड लेके उड़ रहे हो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो तक का। तो उसको क्या है कि बहुत ऊंची उड़ान भरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत नीचे उड़ान में अपना काम कर लेते हैं। बेसिकली बॉर्डर की फेंसिंग तो पार करनी है लगभग 100-150 फुट के ऊपर, 100 मीटर के ऊपर, 200 मीटर के ऊपर, वो
उड़े तो तब भी काम चल जाता है। वो इतने छोटे होते हैं कि शायद अगर उसको नेकेड आई से नंगी आंखों से देखा जाए तो वो पता चलेगा शायद कोई छोटा सा कोई पक्षी निकल के जा रहा है, वो आइडेंटिफाई भी ना हो पाए कि आसमान में क्या उड़ रहा है। तो मगर हमारे जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको वो दिन रात इस चीज की निगरानी करते हैं, उनको इस चीज की पहचान है, वो आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ड्रोन आया है हमारे बॉर्डर के पास से और कुछ ना कुछ ये हरकत करेगा हमारे एरिया के अंदर घुस के। मगर पिछले दिनों मुझे पता चला कि जैसे कोई भी आइटम इंडियन आर्मी को, आर्मी नेवी एयरफोर्स को बनानी पड़ती है, उन्होंने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी है जो कि अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स के सामने रखती है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज उनको चाहिए, मैन्युफैक्चर करके कोई भी बना के दे सकता है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी 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 तरीके से उन्होंने पिछले दिनों में ये अपनी प्रॉब्लम इंडियन मैन्युफैक्चर के सामने रखी थी कि जो कम उड़ान वाले ड्रोन्स होते हैं उसको उसका उसको रेडार सिस्टम में किस तरीके से कैप्चर करा जाए, और अगर कैप्चर करा जाए तो उसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कैप्चर करने के लिए रेडार में उनको पकड़ने की क्षमता वापस होनी चाहिए, और इनको उसका उसका सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम ने दे दिया है। और ये उसके इनके पास वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूव कर दी गई है, उसका टेस्टिंग भी हो चुकी है। सिर्फ जरूरत है तो उसको कमर्शियल लेवल पे मास प्रोडक्शन में लाने की और हिंदुस्तान के उस बॉर्डर एरिया में लगाने के लिए जहां से इस टाइप की हरकतें होती हैं। और अगर ये जल्द से जल्द उसमें गवर्नमेंट उसमें अपना पैसा खूब सारा लगा दे और उसको प्रोडक्शन में ले आए और उसको बॉर्डर एरिया में लगा दे, तो एक बार अगर आइडेंटिफाई हो गया तो उसको उसको एलिमिनेट करना भी आसान काम रह जाता है। सर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम हमेशा रिएक्शन देते हैं। रिएक्शन का मतलब है पाकिस्तान ने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, ड्रग्स भेजने शुरू कर दिए। अब तो वो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो अटैक की पूरी तैयारी करके बैठा है। हमें रिएक्ट करने की जरूरत क्या है? जब वो अटैक करेगा तब हम अटैक अटैक करेंगे। हम पहले ही अटैक क्यों नहीं कर देते जब हमें इंटेलिजेंस की तरफ से, पूरी दुनिया की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन आ रही हैं। हमारे ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी जो उनके वहां पे उग्रवादी आए हुए हैं वो ऑलरेडी अटैक्स कर रहे हैं। हम किस बात की वेट कर रहे हैं सर? ऊपर से जो हमारे डिफेंस के वाइस चीफ हैं एयर स्टाफ के, उन्होंने बोल दिया डिफेंडिंग द नेशन इज एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट द मिलिट्री। सर ये जो चीज है यानी कि कहीं ना कहीं वो हमें भी बोल रहे हैं। ओ भाई इन इन जो ये टोपी वाले होते हैं, इनकी दुकानों पे जाके सामान खरीदना बंद कर दीजिए। ये भी एक तरह से जिहाद है, जिहाद के खिलाफ जिहाद है। इनके पास जाना ही बंद कर दीजिए। दूसरा, गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है देश को सेव करना, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्शन लेना। आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है हमारे वाइस जो चीफ हैं आर्मी के, उनकी तरफ से? आपकी बात बिल्कुल सही है सुमित जी। हमारे जो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है एयर मार्शल एपी सिंह जी, उन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उनका कहने का मतलब है कि देखिए आर्म फोर्सेस तो अपना काम कर ही रही है, उनको उनका उन्होंने तो देशभक्ति की कसम भी खा रखी है, देश को प्रोटेक्ट करना भी उनका उनका फर्ज है, वो करेंगे, आगे भी करते रहे, पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ चढ़ के करेंगे। तो वो अपने फर्ज से पीछे हटने वाले नहीं है। मगर जो देश के अंदर जो इस टाइप के लोग हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं या देश के चाहते हैं देश टूट जाए, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना तो यहाँ के पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है ना कि पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से बिहेव करती है, उनको किस तरीके से उन पे एक्शन लेती है। तो ये वो उस एक्शन की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि भैया ठीक है हम आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, मगर आत्मनिर्भर बनने से बनना बहुत अच्छी बात है, मगर हर देशवासी का ये भी तो फर्ज है ना कि देश के बारे में वो भी तो उसके उसी 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 तरीके से सोचे जो जैसे कि आर्मी का इंसान सोचता है कि देश को बचाना है, देश को देश के चाहे देश के अंदर दुश्मन पैदा हो या देश के बाहर हो, उसको दोनों दोनों दुश्मन से बचाना है। देश के बॉर्डर के दुश्मन से तो वो हमारी आर्म फोर्सेस हैं लड़ने के लिए, मगर देश के अंदर दुश्मन से तो कम से कम यहाँ का नागरिक का फर्ज है ना उसको अपने उसको आइडेंटिफाई करके और उसको उस पर एक्शन लेने का। तो ये भी तो एक तरीके का आत्मनिर्भर ही तो है कि आत्मनिर्भर भारत से भी इससे इससे नहीं बनता कि आप अपने अंदर ऐसी ऐसी क्षमता पैदा कर ऐसी ऐसी चीजें बनाने में सक्षम हो जाए कि देश के अंदर ही बने जो पहले देश के बाहर से इंपोर्ट होती थी। आत्मनिर्भर का ये भी तो मतलब होता है कि हम अपने आप में ऐसी सोसाइटी बने जहां पे इस टाइप की हरकतों को पे रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए, और अगर कोई ऐसी कर रहा है तो उस पर एक्शन लेके उसको दंड दिया जाए। सर देखिए, हमने जब हमास का जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, हमने वहां पे दो चीजें देखी जो जिसका रेलिवेंस अब भारत के साथ भी है। कि वहां पर ये तो लोग जो है इनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो जानवर हैं,
ये तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन हमारा नुकसान होता है जैसे इज़राइल का, वहाँ पे इंसानों का नुकसान हुआ और ये इज़राइल ने जब जाकर हमास के ऊपर अटैक करना शुरू किया, तो वहाँ पे कुछ जानवर ही मारे गए। यानी कि यहाँ पर इंसानों की वैल्यू जान जाती है जैसे हमारे फौजियों की जान गई है। अगर हमने इनके 2-4 कॉकरोच मार भी दिए, फ़र्क नहीं पड़ता इनको क्योंकि ये और वहाँ पे मल्टीप्लाई करके दोबारा से और आ जाएँगे। कई बार मैंने जो हमारे आर्मी के लोग हैं, एक्स आर्मी के मेजर जनरल्स हैं, उनसे जब मेरी बात होती है, तो ये बोलते हैं कि हमारी आर्मी पूरी तैयार है, बस ऊपर से डायरेक्शन की ज़रूरत है। इनके जो अड्डे हैं, वहाँ पर अटैक करने की हमारे पास क्षमता है, ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। सर, अगर मोदी जी के टाइम पर भी अगर अटैक या प्लान करने का इनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, 2 बार करने के बाद हमें लगता है कि भई वो सुधर जाएँगे, वो तो सुधरने वाले हैं नहीं सर, वो तो कॉकरोच पैदा करते रहेंगे, यहाँ भेजते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि अब एक कलेक्टिव जो है भारत के लोगों को भी, आर्मी को भी और गवर्नमेंट को भी एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए वरना हमास जैसा अटैक अब भारत के ऊपर भी होने वाला है। सुमित जी, हमारे जो बॉर्डर के इश्यूज हैं या बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का इशू है या जो टेररिज्म का इशू है, इसको एलिमिनेट करने का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये एक बारी में तो एलिमिनेट होने वाला है नहीं। मतलब हमको बारी बारी अटैक करना पड़ेगा इस चीज को खत्म करने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कल ही क्या हुआ है कि इसराइल ने यमन को अटैक करा। क्यों अटैक कर दिया, किस वजह से अटैक कर दिया? शौक है ऐसे ये यमन के ऊपर जाके बम गिराने हैं, तो उसमें ऐसे शौकिया तरीके से जाके बम गिराने को खेल खेला जा रहा है? नहीं, उन्होंने ऑलरेडी थ्रेट को पहचाना है कि यमन के अंदर कुछ ना कुछ उनके देश के खिलाफ ऑलरेडी स्ट्रेटेजी तैयार हो गई, कुछ हथियार इकट्ठे कर लिए गए और आने वाले दिनों से इससे पहले कि यमन उन पर अटैक करे, वो यमन के उस टोटल बेस को खत्म कर दे या खुद उसको पहले से ही खत्म कर दे। सेम थ्रेट परसेप्शन इंडिया के पास भी हमेशा रहती है कि उनको पता रहता है कि बॉर्डर के क्रॉस में क्या कुछ हो रहा है। आजकल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो गई, इतने इतने क्लियर कैमरास लग गए हैं, इतनी जीपीएस टेक्नोलॉजी इतनी एक्यूरेट हो गई है कि वो एक रियल टाइम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हर एक इंसान की मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो जो इंसान बोले उस टाइप के इंसान की मूवमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो जिनकी मैपिंग गवर्नमेंट कर रही है, जिन पर मार्किंग कर रखी है, हाँ ये इंसान जो है ये हमारे देश के खिलाफ गड़बड़ कर सकता है। तो जब इस टाइप की टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट के पास आज की डेट में अवेलेबल है, उनको हर एक गलत इंसान की मूवमेंट का पता है अच्छी तरीके से, तो उसको उसको वो जहाँ पे संगठित हो रहे हैं, जहाँ पे वो वहाँ पे अटैक करने के लिए लॉन्च पैड्स बना रहे हैं, तो जब उसकी थ्रेट की परसेप्शन आपके आ चुकी है, तो उसको एडवांस में जाके क्यों नहीं एलिमिनेट कर देते? उसको पहले ही क्यों नहीं आइडेंटिफाई करके उसको खत्म कर दिया जाता? क्योंकि आप एक बार खत्म करेंगे तो फिर से पैदा हो जाएंगे। आपके पहले भी तो 2 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं, उसके बावजूद भी तो उन्होंने सिर उठाया, आज की डेट में फिर से सिर उठा के बैठे हैं। तो ये तो बारी-बारी को करना पड़ेगा, एक बारी में होगा नहीं है। जैसे इज़राइल क्या करता है, वो लगातार कहीं से भी कोई थ्रेट आता है, उसको पहले ही एडवांस में जाके खत्म करने की हिम्मत रखता है। सिर्फ एक पिछला जो अटैक अब की बार हुआ, जो गाजा की तरफ से वो एक सरप्राइज अटैक हुआ, जिसमें शायद इज़राइल प्रिपेयर्ड नहीं था, मगर उसका जो जवाबी कार्रवाई करी, उसने पूरी गाजा एरिया को इस तरीके से वहां खत्म कर दिया कि वहां पे एक भी टेररिस्ट आज की डेट में नहीं जिंदा बचा। और अब वो दूसरे एरियाज में जा रहा है जहाँ पे हिजबुल के हैं, जहाँ पे यमन में है, जहाँ पे हुती है। वो जो जो इसराइल को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा पाएंगे, वो वहां पे जाके उनके घर में जाके उनको खत्म करके आएगा। ऐसी क्षमता हिंदुस्तान में भी है। इसराइल को तो अमेरिका की संरक्षण मिली हुई है, इसलिए अमेरिका उसके खिलाफ बोलता नहीं है। इंडिया को एक्शन लेगा तो अमेरिका बोलेगा। तो क्या रशिया की संरक्षण नहीं मिल सकती हम लोग को? रशिया से किस बात पे मिल के आए? अगर मिली हुई है रशिया से संरक्षण हमें, तो उस चीज का फायदा कब उठाएंगे? उसका फायदा उठाने का सर, वक्त अब आ गया है हमारे। मुझे लगता है नेतन्याहू जी हमारी वीडियोस देखते हैं, तभी उन्होंने गाजा को आपके सर की तरह बिल्कुल ऐन साफ कर दिया है कि कुछ भी वहां पे अब दोबारा से अगले 1000 साल तक कुछ उगने वाला ही नहीं है। मतलब कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो अपनी वीडियोस देखते हैं और उन्हें पता लग गया कि यही फॉर्मूला है सफाई करने का। तो यही काम मोदी जी को भी करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर कहाँ-कहाँ पर लॉन्च पैड्स हैं, कहाँ पर कॉकरोच बैठे हैं, सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए या एक परफेक्ट टाइम चाहिए जब हम जाकर उन्हें अटैक करें ताकि हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो। शायद युद्ध में ऐसा ही होता है कि आप हमेशा सरप्राइज अटैक तब करते हैं जब दूसरा आदमी प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अभी पाकिस्तान की तरफ से लोग प्रिपेयर्ड हैं, इसलिए उन्होंने कॉकरोचों को भेजना बंद कर सोचा हुआ कि आगे से नहीं भेजेंगे। अब वो ड्रोन के थ्रू हमें अटैक करवाएंगे और जो ड्रोन से अटैक होगा उसका जो जिम्मा है हम पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो खिलौनों की दुकानों पे ये आजकल आपको ड्रोन्स मिल जाते हैं।
आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से आया था या भारत की तरफ से आया था? दूसरी बात एक और बता दूं, जो चाइनीज कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए जो 100-100 किलोमीटर तक अंदर तक घुस सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। मैं खुद अभी एक देख के आया था, डीजीआई का शो लगा हुआ था, तो मैंने ड्रोन्स देखकर मैं हैरान रह गया। इतने बड़े साइज के ड्रोन्स हैं कि जिससे आप 5 से लेकर 6 किलो तक आप आरडीएक्स को या केमिकल्स को आप लेके जा सकते हैं, कहीं भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, 100 किलोमीटर अंदर तक घुस सकते हैं। तो आप समझिए ये थ्रेट बहुत बड़ा है और इंडियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई सख्ती से काम लेना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। होप करता हूं कि जैसे नेतन्याहू ने हमारी वीडियो को देखा है और उन्होंने गाजा का बाजा बना दिया है, ऐसे ही अब मोदी जी और कोई बड़े अटैक की वेट करने से पहले पाकिस्तान का वही हाल करें जो इजराइल ने गाजा का किया है, यमन का किया है, इवन कि लेबनान का भी किया है। लेबनान ने अभी तक कोई अटैक नहीं किया इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल ने कुछ भी छोड़ा नहीं है वहां पर, हर रोज ठिकानों को उड़ाया जाता है। और यही काम भारत को भी जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट। सुमित जी, मेरा क्लोजिंग कमेंट एक ही है कि देखिए इस वक्त मतलब एक विल पावर की जरूरत है और हमारे पास क्षमता की कमी नहीं है। तो कहीं पे भी कोई थ्रेट परसेप्शन हमें नजर आता है, उसको समय से समय रहते हुए समय से पहले ही उसको एलिमिनेट करने में अक्लमंदी है। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमें शायद आने वाले वक्त में भी लगातार करते रहना पड़ेगा। सिर्फ एक या दो बार अटैक करके आप बैठ के अब सोचे कि ये चीज आगे नहीं होगी, सामने वाला फिर से प्रिपेयर करेगा, फिर से उठाएगा, फिर से उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए, हिंदुस्तान में गड़बड़ी करने के लिए बहुत सारे देश इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है। बट हाँ, पाकिस्तान को एज अ फ्रंट एनिमी यूज करके वो पाकिस्तान के जरिए हमारे यहाँ पे गड़बड़ी बहुत सारा करवाना चाहते हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मगर हमें ये चीज को जल्द से जल्द समझ के, पहले हम ऑलरेडी समझे बैठे हैं, सिर्फ विल पावर चाहिए कि उसको इस स्टेट को जब जब हमारे सामने आए उसको जल्द से जल्द खत्म करा जाए, उसके लिए वेट ना करा जाए, मुहूर्त ना निकाला जाए कि फलाने मुहूर्त में चांद जब हमारी सड़कों पर एकदम 90 डिग्री पे आ जाएगा तभी वो अटैक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि जी मैंने नई गाड़ी लेके घर में बैठ गया हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी सड़क में तभी निकालूंगा जब शहर की सारी लाइटें ग्रीन होंगी। तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। लेकिन आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज दे भी देता हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर आर्मी के लिए नारे लगे हैं, गो आउट आर्मी, आज ही लगे हैं। वहां पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यहाँ पर जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं या हमारे इस एरिया की प्रॉब्लम्स हैं वो आर्मी के कारण है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत करवा रहा है, लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। तो इसी के साथ आज इसको खत्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर ये जो स्यापा है पाकिस्तान नाम का, ये परमानेंटली अब इलाज किया जाएगा। मुझे इतना तो मोदी जी के ऊपर विश्वास है। बस ये है कि थोड़ी सी इम्पेशंस आती है हमारे अंदर, हम चाहते हैं कि जल्दी हो। वो कहते हैं कि मैं आराम से करूंगा, अपने टाइम पर करूंगा, और इस बार पूंछ को काट कर ही लेके आऊंगा मैं। अब मैं ऐसे कट देने वाला काम मैं और नहीं कर सकता, क्योंकि कट देने से इनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बचपन में ही कटवा के आते हैं कुछ ना कुछ। तो इसलिए अब इनको कट देने से फर्क नहीं पड़ेगा, अब इनका कुछ ना कुछ पूरे परमानेंटली काट दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है ये काम जल्दी होगा, वक्त बताएगा कि कब होगा। आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने पहले बोला है कि ये काम इस साल में हो जाना चाहिए। देखते हैं, और भी बड़े लोग हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस साल में कोई बड़ा काम होगा। योगी जी ने 6 महीने का टाइम दिया था, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को 6 महीने तो दे देने चाहिए। बाकी आगे इसके ऊपर नजर बनाए रखेंगे। ये चीजें शेयर करनी बहुत जरूरी थी, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसीलिए जो चीज हमारी शायद किसी भी मीडिया ने नहीं उठाई, हमने उठाई है, और आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से आपने डिटेल में डिस्कशन किया है, बताया है कि क्या थ्रेट्स हैं और क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमें दोनों में से किसी एक को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए। बाकी तो हम संभाल ही लेंगे। थैंक यू सर। जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.